नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल। इससे हम आज अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। आज ये हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास इस टॉपिक से आज ये हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पूर्व लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण हम पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैं आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास, सरल एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास उपलब्ध करवा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारी आज की कक्षा को, जिसका शीर्षक है आदिकाल। पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में मैंने आपको बार बार कहा है कि आप किसी भी इतिहास पुस्तक को पढ़ लीजिए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी पुस्तक से अन्य लोगों ने प्रेरणा लेकर ही अपना कार्य को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए इस वाली पुस्तक में भी ऊपर लिखा गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में। जैसा कि मैंने कहा कि बाद में जो शोध कार्य विद्वानों ने कर दिए, बाद के विद्वानों ने उन्हीं को लेकर अपनी पुस्तकें छापी हैं। तो या तो आप पूरा शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ लें। मैंने पूर्व कक्षा में भी कहा है कि इस पुस्तक को पढ़ने में और मज़ा आपको आएगा यदि आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से पहले इन टॉपिक को पढ़ लें। हम आज आदिकाल पढ़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में पूरी पुस्तक उपलब्ध है, उसका आदिकाल आप पढ़ें तो आपको विस्तृत रूप में समझ में आएगा। आचार्य राम शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में तो आज प्रमुख कथन क्या क्या हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा शाम का समय होता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। सभी लोग छतों पे होते हैं, गर्मी है, तो इस डिस्टरबेंस को थोड़ा सा आप इग्नोर करें, क्योंकि यही समय होता है जब आपके लिए मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ। इसके अलावा फिर समय नहीं मिल पाता। और जैसे कल आपका वीडियो रह गया था, तो अब थोड़ी बहुत आवाज़ें अगर पीछे आपको बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं तो उनको इग्नोर करें, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ आवाज़ में आपको पढ़कर सुनाती हूँ ताकि पीछे की आवाज़ें दब जाएं और आपको आपका जो विषय सामग्री है वो अच्छे से सुनाई दे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में कहा है, जिसको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी ने यथारूप में अपनी पुस्तक में छापा है। इसी से आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का महत्व पता लग जाना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट हैं इनके 4 और 3 7 पॉइंट हैं। इनके 7 पॉइंटों में इन्होंने शुक्ल ने जो लिखा है वही अपनी पुस्तक में छापा है। खैर, हमें परीक्षा पास करनी है, हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहलवे बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। नोट डाउन करिएगा, इसे हाईलाइट करिएगा, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो ये पंक्ति भी पूछी गई है भाई, आप इसको भी करिएगा। ये किसने कही है? ये शुक्ल ने कही है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी ही है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सबसे पहले जो देखो काव्य रचनाएं रीतिकाल में कौन सी भाषा में हुई? ब्रज भाषा में हुई। ठीक है, तो पुरानी हिंदी का व्यापक काव्य भाषा ब्रज में और खड़ी बोली में था, पश्चिमी हिंदी जिसे आप आज के समय में कहते हैं। और एक जो प्रसिद्ध पंक्ति शुक्ल की पूछी जाती है वह यही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो विद्यापति की जो रचना है कौन सी? पदावली। हम जानते हैं कि पदावली पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है। जयदेव के गीत गोविंद जो रचना है इसमें शुद्ध श्रृंगारिक पद हैं,
लेकिन इस पे व्यापक चर्चा की है शुक्ल की बुक में, तो यहाँ नहीं व्याख्या करूंगी उसकी। संक्षेप में बता देती हूँ। गीत गोविंद में केवल नायक नायिकाओं के नाम राधा कृष्ण रख दिए या कुछ ऐसा ही कर दिया, बाकी शुद्ध श्रृंगारिक रचना है। लेकिन क्योंकि सिर्फ नाम नायक नायिकाओं के राधा कृष्ण रख दिए, तो कुछ लोगों ने को गीत गोविंद भी आध्यात्मिक रचना दिखाई देती है। तो ऐसे लोग जिन्हें गीत गोविंद जैसी घोर श्रृंगारिक रचना भी आध्यात्मिक रचना दिखाई दे सकती है, उन्हीं लोगों को विद्यापति के पदावली के जो श्रृंगारिक पक्ष हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, नवोढ़ा नायिका का वर्णन है, जो अपनी बाल अवस्था से किशोर वय में पदार्पण कर रही है, उस नायिका के अंगों का वर्णन है और उसे वो आध्यात्मिक रचना मानते हैं। तो वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसे लोग ही मान सकते हैं जिन्हें जयदेव की गीत गोविंद आध्यात्मिक रचना लगती है। तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही विद्यापति के जो पदावली के पद हैं उनको भी लोग क्या कहते हैं कि ये आध्यात्मिक पद हैं, इनमें आध्यात्म की छाया है, जबकि वो पद शुद्ध श्रृंगारिक रचनाएं हैं। किसी भी काव्य में यदि आप नायिका का नाम राधा कर दो और नायक का नाम कृष्णा कर दो, तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, ये सब आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप इसे गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे में पढ़ें या सीधे के सीधे प्रामाणिक रूप से शुक्ल में पढ़ लें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि व्याख्यात्मक दृष्टि से जब आप फर्स्ट ग्रेड और नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या कॉलेज भर्ती की तैयारी करें तो आपको शुक्ल को ही पढ़ना है। अब क्योंकि सेकेंड ग्रेड का नया सिलेबस बदल दिया है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके लगभग 50-60 प्रश्न पूछे जाएंगे। वेटेज बढ़ गया है, कठिनाई स्तर प्रश्नों का बढ़ जाएगा। तो पुनः आग्रह करूंगी, अभी भी देर नहीं है, अच्छा खासा समय है, मेरे साथ शुक्ल की बुक को पढ़ लीजिए। बुक आप सभी खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 180 रुपये की बुक आती है, बहुत महंगी नहीं है। लेकिन साथ में पढ़ने का लाभ यह होता है कि उसमें आपको पुराने प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो चीज़ें आगे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वह भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक भी रुपया नहीं खर्च करना है और ना ही बैठकर ध्यानपूर्वक समझना है। जब आप कविताओं का पाठ करें तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको समझते हुए, कौन सा अलंकार है, क्या उसका मूल भाव है, तो उस तरीके से पढ़ें। लेकिन मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि जब आप इस पुस्तक को ध्यान से तो पढ़ना है ही, लेकिन शुक्ल की बुक को एक बार आप, अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही है, पहली बार हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे, कठिन लग रही है, तो आप अपने जैसे खाना बनाते समय या जो अतिरिक्त समय है उसमें एक बार आदिकाल जो पूरा है उसको पढ़ लीजिए। अब उसको में आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं हो रहा, एक बार सिर्फ ऐसे ही सुन लीजिए चलते फिरते, फिर उसको ध्यान से पढ़िए। यदि आप तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं, यदि आप वर्षों से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, अच्छी आपकी तैयारी है, तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है उनके लिए मैं बता रही हूँ, एक बार सिंपली रूप से उसको सुनिए और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। और न केवल सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड क्या, कॉलेज लेक्चर क्या, आप नेट दीजिए, कुछ भी करिए, आपको शुक्ल में से ही 70-80 प्रश्न इतिहास के मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाती हूँ। और हाँ, मैं कहना भूल जाती हूँ तो आप लोग करना भी भूल जाते हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बहुत दिल दुखता है जब आप इतने लोग देखते हो, भले आप 50 लोग देख रहे हो, भले ही आप 60 लोग देख रहे हो, लेकिन आप सब्सक्राइब तो करिए ना। आपको पूरी पुस्तक मेरे साथ पढ़नी है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। यदि आपको लगता है, जो लोग भी अपने भाइयों के या अपने हस्बैंड के चैनल से जो बहनें देख रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करने का पैसा लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आप हिंदी की गद्य रचनाओं, जिसमें नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानियां हैं, ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने इस चैनल का ही दूसरा भाग कर दिया है। हिंदी बुकशाला के नाम से नया चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी रचनाओं को पढ़ें। अभी उसमें चल रहा है खून का टीका, जो आपका सेकेंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें जो नया उपन्यास लगा है खून का टीका, वो मैं उसमें करवा रही हूँ। इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड में जो महाभोज, लहरों, वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा लहरों के राजहंस, आरपीएससी में जितने निबंध लगे हैं, आरपीएससी में जितनी कहानियाँ लगी हैं, सब कुछ आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगा। और नेटशाला पे पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट और आपकी जो
कोचिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, जो ट्यूशन जो समझाने वाली व्याख्या, वो सब आपको नेटशाला की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को की प्लेलिस्ट चेक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। उसी प्रकार हिंदी बुकशाला से अपनी किताबों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा मेरे कहने से। आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जो जिन सासण भाषियों सो सही कहियु सा, जो पालई सही भार कर सोई सर पावो पार। देवसेन की श्रवकाचार्य की व्याख्या में यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब शुक्ल की किताब में हम सब इसको पढ़ चुके तो शुरू के दूसरे या तीसरे वीडियो में ये सब कुछ है, तो वो आप वहां पर देख लीजिए। दो बार समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सब पंक्तियां परीक्षा में पूछी हुई हैं, बार बार मैं नहीं कहूंगी। पंडिय सल्ले सत्य बखान देह रुद्ध बसंत न जान, अमंगा अमणा गमणता तेण बिखंडिये तो ते बिल्लणे भई हुआ पंडे। सरहपा की है। सरहपा जहाँ मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं पावेश, तही बत चित्त विसाम करू सरहे कहि अवेश। सरहपा की है। सिद्ध काव्य की प्रतिध्वनि इसमें आ रही है। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जू को रोहि, परम महासुख ए सुकण दुरे अशेष हरि। सरहपा की है। महासुख की कल्पना किस साहित्य के अंतर्गत की गई है? तो महासुख की कल्पना सिद्ध साहित्य के अंतर्गत की गई है। कागा तरुवर पंच बिडाल लुईपा की है। कागा तरुवर पंच बिडाल में 5 अंगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नेट परीक्षा में पूछा गया था। तो वो 5 अंग चीजें कौन कौन सी हैं ये आपको शुक्ल की बुक में देखने को मिलेगा। इस बुक में ऊपर की एक पंक्ति दी गई है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इनके अर्थ भी समझने पड़ेंगे जो कि शुक्ल में ही संभव है, और जितना मेरा है उसके हिसाब से मैंने आपको अच्छे से इनका अर्थ भी वहां पे करवाया है। भाव न होए अभाव न जाने लुईपा, सहज तर करी वारुणी साध विरूपा। एकणा कंजई मंत्र ततंत कणहपा, हालो डोंबी तो पुछवे सद्भावे, सदगुरु पाए जाए पुनर्जिण्या कणहपा। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र का है, आपको याद होगा। भला हुआ जो मारिया बहिना म्हारा कंत, है ना। अच्छा हुआ जो हमारा कंत मर गया, नहीं तो फिर जब सहेलियां पूछती तो फिर मुझे शर्म आती अगर वो युद्ध से हार के आ जाता। हेमचंद्र पिय संगमी कहु निंदड़ी, और पिया बिन कहा, पिया के संगम पर कहा नींद है और पिया से बिछड़ने पर भी कहा नींद है, ये भी भावार्थ किया था। डोंबिपा गंगा जमुना माजे बहिरी नाय, और नगर बाहिरे डोंबी तुरिया कुड़िया छाए, सोई चोय सो ब्रह्म नाड़ी कणहपा का है। जिमि लौण बिलज्जे पाणी, एहि तिमि धरणई लाई चित्त कणहपा का। विद्यापति का है। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसे ही जपहूँ अभट्टा। हिंदू बोले दुर्हिनकार, छोटे तरका भव की मार। विद्यापति की कीर्ति लता से। पृथ्वीराज रासो से कौन सा है? मनहो कला ससिभान कला, 16 सोवन्नी विकसी कमल स्त्रिंग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टी है। अब जब ये पंक्तियां पूछी जाएंगी तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक से आया। गोविंद पांडे सरस्वती, अरे भैया गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक से नहीं आया, रामचंद्र शुक्ल ने बड़े कम से कम 100-200 किताबों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक से आया, ठीक है। और आप जिनको इतना बड़ा मान रहे हो वो भी श्रेय दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में। ये भी वही लिख रहे हैं जो शुक्ल की बुक में लिखा है, लेकिन आप लोग प्रमाणित कृति पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना। हम सब लोगों को शॉर्टकट में सफलता चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिस, पृथ्वीराज रासो से है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो से एक और पंक्ति पूछी जाती है। उठ राज पृथ्वीराज बाग मणो लगवीर नट, जगनिक का है। 12 बरस लेकू कर जिए और 13 लौस्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अब ये जो चीज है, ये अभी हम जो उपन्यास पढ़ रहे हैं खून कच्ची का, उसमें बिल्कुल सार गर्भित होती हुई ये पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। आज ही अरसी का जीवन चरित्र हमने पढ़ा और पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप अवश्य पढ़े, कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आप खून कट्टी का राजस्थानी शौर्य गाथा को अवश्य पढ़ें। अमीर खुसरो की पहेलियां देखिए। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा पड़ा, मोती थाल बार बार घूमे और मोती एक ना गिरे। अमीर खुसरो मेरा जोबना नवेलेरा भयो है गुलाल, नेट के पुराने पेपर में मिल जाएगा। जिहाल मिसकी मुगन मुकुन तगा फुल दुराए ने ना बताए बतियां बनाए बतियां, अमीर खुसरो। विद्यापति की है। सरस बसंत समय भल पावली, विद्यापति की पदावली से पंक्तियां ली गई हैं। और विद्यापति की पदावली से एक और पंक्तियां पूछी जाती हैं, वो कौन सी है? काल कहल पिय सांझ हरे जाय मई मारू देश। तो ये सब विद्यापति की पदावली से ली हुई पंक्तियां हैं। अब आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं उनको जान लेते हैं।
प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंधी हुई हिंदी। प्राकृत भाषा का आभास जिसमें होता है, जो प्राकृत भाषा के गुणों को लिए हुए जो हिंदी है उसे हम प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। देसिल बयाना सबजन मिठा, तो इसका भी प्रयोग किया। और पुरानी अपभ्रंश की भाषा में कौन सी लिखी है उन्होंने? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली। देसिल बयाना सबजन मिठा। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये पूछे हुए हैं। ठीक, भरत मुनि विक्रम तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, भारतीय काव्य शास्त्र की पहली कक्षा में ही हमने इसे पढ़ा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगी थी। ठीक है, 84 सिद्धों के नाम देख लेते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से महिला संत कौन सी हैं। तो अब किताब में लिख रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, बाकी तो इतना ज़रूरी नहीं है पर कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरपा, सहरपा, कंकालिपा, मीनसा, गोरक्षपा, चौरंगिपा, विपाणा, शांतिपा, ततिम्पा, चमारीपा, खड़कपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णिरपा, थगनपा, नारोपा, शालीपा, शूद्र, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोगधिंदा, अजोगिपा, कालपा, धोम्बी, कंकणपा, कमरिपा, डोंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरुप्पा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, भलहपा, नीलिपमा, भुसुकिपा, ये राजकुमार था भाई भुसुकिपा, इंद्रभूति, मेकोपी, कठुपलिका, कमरिया, जालंधरपा, राहुलपा, मेदनिपा, धर्वरिपा, धोंकरिपा, पंकजपा, घंटपपा, जोगिपा, चेकुलपा, गुंडिरपा, लुचिकपा, निरुणपा, जायंतता, चर्पटिपा, चंपकपा, भिकनपा, भालिकपा, कुमरिपा, चवरपा, मणिभद्रा, ये योगिनी है। ठीक, तो ये पूछे जाती हैं। देखो इसको क्या याद करना, ये पूछी गई थी कि इसमें कौन कौन सी हैं महिला संत। तो मणिभद्रणा ये योगिनी है, एक गृहदासी थी। मेखलपा योगिनी थी, यह गृहपति की कन्या थी। और ये भी एक सिद्ध थी। कनकलपा ये भी एक योगिनी। तो इसको याद आप कर लीजिए, ममेक। ठीक है, और इसमें एक और था, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, योगिनी थी, ये भी गृहपति की कन्या थी। कलकल्पा, कांतालिपा, दहुलिपा, उदलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अंगनंगनपा, लक्ष्मीकरा, ये योगिनी थी। ठीक है, ये योगिनी थी, लक्ष्मी रखा, ये राजकुमारी थी। समुदीपा, भालिपा, ये ब्राह्मण थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरहो वज्र भी नाम है। सबसे पुराने कौन से हैं? सरहपा, और इनका नाम क्या है? सरहो वज्र भी इनको कहा जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इस पूरी बात को मैंने बहुत अच्छे से शुक्ल की बुक में क्लियर किया है, यहाँ सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगी। महासुख का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, क्योंकि इसको इसी रूप में पेपर में पूछा जाएगा कि महासुख का प्रवर्तन कौन सी शाखा में हुआ। और महासुख दशा की प्राप्ति प्रज्ञा उपाय के योग से मानी गई है, ये भी पूछा था। 4 ऑप्शन दिए थे नेट के पेपर में कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, ये भी पूछा गया था अभी परीक्षा में, हाल वाली जो हुई थी। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ कहते हैं। गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना गया है।
स्वयंभू के 3 ग्रंथ बतलाए हैं, पयमचरु, रिठ्ठनेमिचरु और स्वयंभू छंद। पयमचरु और रिठ्ठनेमिचरु ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। वैसे ये किसके हैं? स्वयंभू किसके कवि हैं? अपभ्रंश के। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जिसने अपभ्रंश का जो पहला कवि होगा, और वो कौन है? वो स्वयंभू है। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि भी हम मानते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका सिद्ध जो साहित्य है, जो आदिकाल में लिखा गया था, सिद्ध साहित्य रासो साहित्य, उससे पूर्व की भाषा पढ़ रहे हैं। उससे पूर्व का जो अपभ्रंश का और प्राकृत का जो मिला जुला प्रारंभिक हिंदी का जो साहित्य, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पयमचरु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयमचरु में राम का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। पूछा हुआ प्रश्न है। और देशी भाषा कहा अपनी भाषा को, ये भी याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्य या पुण्य को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का एक कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 10वीं शती में हुआ। पुष्पदंत की रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, अणय कुमार चरयु तथा जसहर चरयु। तो इसका जो अणय कुमार चरयु है, जसहर चरयु है, ये पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है, और ये पूछा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अबहट में चौपाई है, ये मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पे लगा रखिए, पर ये चौपाई छंद है। चौपाई में 16 मात्रा होती है, पर चौपाई में 15 मात्राओं का छंद था, जो अपभ्रंश और अबहट में चलता था। चौपाई नहीं है, अच्छे से लिख लीजिएगा, चौपाई है ये। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाषा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। भाका की जड़ शिव सिंह सेंगर ने किसको कहा है? पुष्य कवि को। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख की पद्धति या बंध का प्रवर्तक तथा स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धतियां बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पध्वरी 16 मात्रा का एक मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धतिया बंध कहा जाता है। पुष्पदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की, जो पूछा जाता है। धनपाल की भविष्यत कथा 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा हो गया? जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास, जो 1114 में लिखा गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वरी बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को दिया जाता है, क्योंकि रास तो यहाँ पे भी लिखा गया उपदेश रसायन रास, लेकिन यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। शुद्ध हिंदी में कौन सा लिखा गया? शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वरी बाहुबली रास को लिख दिया। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत जो है रासलीला काव्य है। ये किसने लिखा है रासलीला काव्य को? जिनदत्त सूरी ने। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। प्रथम मुसलमान हैं अब्दुल रहमान जी, जिन्होंने
देसी भाषा में संदेश रासक लिखा। हम सब भारत के वासी हैं, तो जो हमारी भाषा देश में प्रचलित है, जो उस भाषा में लिखेगा वह सम्मान का पात्र है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जेउंदू से माना जाता है। दोहा काव्य का प्रारंभ किसने किया? जेउंदू ने किया। कब किया? 6ठी शताब्दी में। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। जोइंदू की 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगसार, दोनों पूछी जाती हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। कौन कौन से? पुष्य या पुण्य, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसअऊ, कुतुब अली, सईदीन चारण, अकरम फैज, चंद, जगनी, केदार, वारदर, जलहण, भूपति, नरपति नाल, नल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ हैं और मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी है। सारंगधर ने कौन सा लिखा? हमीर काव्य। नल सिंह ने लिखी विजयपाल रासो। नरपति नाल ने विसल देवरातो। भूपति ने भागवत दशम स्कंद भाषा। वारदार बेणी का अज्ञात है कोई। जगनिक की आल्हा प्रसिद्ध है। चंद का पृथ्वीराज प्रसिद्ध है। अकरम फैज का वर्तमाला है। सईदान चारण का संवत्सार है। कुतुब अली की रचना अज्ञात है, इनकी रचना पता नहीं है। अज्ञात कवि का खुमान रासो है, पर खुमान रासो बाद में दलपति विजय का माना गया है। पुष्य पुण्य की रचना भी अज्ञात है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बिंदु विनोद में अगले संस्करणों में नाथपंथी और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। अगले प्रथम संस्करण में ऐसा ही था। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया, अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया, अपभ्रंश और देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। अपभ्रंश की कौन कौन सी ले ली? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। देश भाषा की कौन सी ली? खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जन्म 1088 में हुआ था। हेमचंद्र की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान ही एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी और यह प्रश्न आपकी नेट परीक्षा में पूछा गया था। द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। नोट डाउन करिएगा। जैनाचार्य मेरुतंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे माल व नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए बताए जाते हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है।
प्राकृत पिंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगलम के टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। ये नीति का ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पिंगलम के कुछ छंद के सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। शुक्ल ने प्राकृत पिंगलम के कुछ छंद के आधार पर ही हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया। राहुल सांस्कृत्य ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गौरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्रीमल देवराजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। नूनम्बादलम छाए गे पसरी निशान शब्द खर शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनो एवं वर्णन्त्य भटा झूठे गर्भ भरा मगली सरसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहां शरणम श्रीमल्लम देव विभुव। तो ये श्रीमल देवराजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित श्लोक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो यहाँ आज आपकी आदिकाल की कक्षा को समाप्त करते हैं। जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ये उनका एक वन वर्ड के रूप में उल्लेख हुआ है। कल की कक्षा को प्रारंभ करेंगे सिद्ध साहित्य से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलती हूँ आपसे सिद्ध साहित्य के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।